प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के कार्यक्रम को लेकर। तो आज के इस वीडियो विश्लेषण में हमारे पास में जन्म कुंडली है आशीष जी की। तो आशीष जी ने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हुआ है और हम और आप मिलकर इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पहले आप इनके जन्म की तिथि नोट कर लीजिए, तब तक मैं आपको इनके जन्मकाल के पंचांग के बारे में बता देता हूं। फिर इसके बाद में हम और आप मिलकर के इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। तो आशीष जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 8 जून 1995। जन्म का समय इन्होंने दिया है 00:35 AM, यानी कि रात के 12:35। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। और जन्म का स्थान इन्होंने बताया है करवर, कर्नाटका। तो मैं आपको इनके जन्मकाल का पंचांग बता देता हूं, तब तक आप इनकी कुंडली को प्रिपेयर कर लीजिए। तो इन्होंने बुधवार के दिन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लिया है, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। इसके साथ ही साथ इनका अगर हम देखें तो रात 12 बजे के बाद में जन्म हुआ है। तो रात 12 बजे के जन्म होने के बाद में जो अंग्रेजी तारीख है या जो आधुनिक वार है वो गुरुवार लग जाता है, परंतु ज्योतिष शास्त्र सूर्योदय से सूर्योदय तक को दिन मानता है। तो ज्योतिषीय वार बुधवार हो जाएगा, लेकिन रात के 12 बजे के जन्म की वजह से 12 बजे के बाद के जन्म की वजह से जो आधुनिक वार है वो गुरुवार माना जाएगा। और मनुष्य गण कन्या राशि, ये भूमि तत्व की राशि है। बुध राशिश होते हैं और कुंडली इनकी बनती है कुंभ लग्न की। वायु तत्वीय लग्न है और भूमि तत्वीय राशि है। तो वायु तत्वीय लग्न और भूमि तत्वीय राशि, इन दोनों में कहीं से भी समन्वय नहीं बैठता, जिस वजह से तत्वतः भेद होने की वजह से जातक के जीवन काल में जातक के लिए संघर्ष बढ़ जाता है। लग्नेश शनि बनते हैं और राशिश बुध बनते हैं। तो लग्नेश और राशिश मित्र हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है और इस पॉइंट को लेकर के हम आगे अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बुधवार, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि बुधवार के दिन इनका जन्म हुआ है, तो बुधवार के दिन जन्म होने की वजह से व्यक्ति के अंदर बुध का प्रभाव देखने में आएगा। बुध को षड्बल में बल मिल जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट हुआ कि बुधवार का इनका जन्म है और राशिश इनके बुध बनते हैं, जो कि इस लग्न में कारक है। तो कारक प्लैनेट के दिन जन्म होने की वजह से, बुधवार के दिन जन्म होने की वजह से बुध को बल मिल जाएगा। साथ ही साथ एक चीज और, जिस समय इनका जन्म हुआ तो वो रात का जन्म था। रात का जन्म इन द सेंस उस समय सूर्य आकाश में नहीं थे। तो रात को जन्म होने की वजह से आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा, मंगल और शनि को बल मिल जाता है। शुरुआती समय की जो वीडियोस में हमने षड्बल वाला वीडियो बताया था, वहां पे मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया है। तो रात के समय जन्म होने की वजह से चंद्रमा, शनि और मंगल को बल मिल जाता है और बुध सामान्य रूप से दिन और रात में बली होते हैं। तो काल बल भी यहाँ पे बुध को प्राप्त हो रहा है और चंद्रमा, मंगल और शनि को भी देखा जाए तो काल बल प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही साथ सूर्य के नक्षत्र में जन्म इन्होंने लिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में जन्म लेने की वजह से व्यक्ति के व्यक्तित्व में सूर्य का प्रभाव भी देखने में आएगा, यानी कि किसी के अंडर में ना रह पाना। और वो तो हालांकि सूर्य की स्थिति को देखकर हम डिसाइड करेंगे, लेकिन फिर भी जो सूर्य का प्रभाव है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व में देखने में मिलेगा। और देखा जाए तो गण, इनका गण रह गया, मैंने गण बताया है मनुष्य गण। मनुष्य गण का व्यक्ति जो होता है वो परिस्थिति के अधीन हो जाता है। मैंने अक्सर अपने कार्यक्रमों में बताया कि किसी भी चीज को पाने की सबसे ज्यादा चाहत राक्षस गण के व्यक्ति में होती है, इसके बाद मनुष्य गण के व्यक्ति में और सबसे कम देवगण के व्यक्ति में। तो ये मनुष्य गण के हैं और मनुष्य गण होने की वजह से ये परिस्थिति के साथ में सामंजस्य कर लेते हैं, परिस्थिति के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि चलो जो हमने चाहा था वो नहीं, तो जो मिल रहा है वही ठीक है। तो परिस्थिति के साथ सामंजस्य कर लेने वाला गुण मनुष्य गण में देखने में आता है। ना क्रोध की अधिकता होती है, ना क्रोध बहुत कम होता है, मनुष्य की तरह स्वभाव होता है। सामान्यतः नॉर्मल क्रोध ऐसे लोगों में देखने में आता है। इसके साथ ही साथ अगर देखें तो कुंभ लग्न जो है वो स्थिर लग्न है और राशि जो है वो कन्या, जो कि द्विस्वाभाविक है। तो स्थिर लग्न और द्विस्वाभाविक राशि, तो क्या इससे समझ में आया कि लग्न स्थिर है, जातक का व्यक्तित्व स्थिर है, तो वो जो भी सोचता है बहुत ज्यादा स्थिरता के साथ में, बहुत ज्यादा किसी भी काम को करने से पहले सोच विचार करता है। लेकिन द्विस्वाभाविक राशि होने की वजह से कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में कंफ्यूजन्स भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन डिसीजन लेने में व्यक्ति समय लगाता है और धैर्य का परिचय देके, धैर्य के साथ स्थिर लग्न का अपना स्वभाव लेके व्यक्ति जीवन काल में अपने निर्णय लेता है। स्थिर लग्न होने की वजह से ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो जाती है लाइफ में।
तो ये कुछ थी इनके पंचांग से संबंधित जानकारी। इसके बाद में हम इस जन्म कुंडली के ग्रह और भाव की चर्चा करते हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों ने कुंडली का निर्माण कर भी लिया होगा और स्क्रीन पर भी आपको कुंडली दिखाई पड़ रही है। तो कुंभ लग्न की कुंडली है, लग्न है 19 अंश 11 कला पर। आप सभी जानते हैं कि 19 अंश पर लग्न है तो लग्न का मान अच्छा है। जहां तक शतभिखा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में ये लग्न है और राहु के नक्षत्र में लग्न का होना कहीं ना कहीं भौतिक दृष्टिकोण से तो श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें देखने में मिलता है, जो कि राहु का स्वभाव है। वो राहु जाकर के भाग्य भाव में स्वतः बैठे हैं स्वाति नक्षत्र में, जो कि उनका खुद का नक्षत्र है। तो ये बढ़िया है, कहीं से मैं परेशानी नहीं देता। लग्न पर राहु की दृष्टि पड़ रही है तो जहां तक अज्ञात भय से ग्रसित कंफ्यूजन उसको होते हैं, लेकिन भाग्य भाव में राहु कारक होते हैं तो बढ़िया है ये। यहाँ पे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो दुष्प्रभाव है जैसे कि कंफ्यूजन होना, व्यक्तित्व में भ्रम होना, एक अज्ञात भय होना, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व में देखने में आएगा और ये आशीष जी ने अभी तक अनुभव भी कर लिया होगा। लग्नपति बनते हैं शनि जाकर के धन भाव में बैठे हुए हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि 0 अंश पर मृत अवस्था में। अब आप सभी समझते हैं कि लग्नेश का मृत होना, लग्न के पास में हमने देखा बल है, लेकिन लग्नेश मृत अवस्था में है तो व्यक्ति मेहनत तो करता है, व्यक्ति चाहता है पाना, लेकिन चीजें उसको प्राप्त नहीं हो पाती। उसकी एक्सपेक्टेशंस या उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को वो यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, जो चीज उसको चाहिए वो उसे नहीं मिल पाती। तो ये सबसे बड़ा परेशानी का कारण है और इस कुंडली में मेन फोकस रहेगा शनिदेव को बल देने की तरफ। तो लग्नेश का कमजोर हो जाना कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन काल में परेशानी का कारण बनता है और उसको जो चीजें चाहिए हैं वो नहीं मिल पाती, क्योंकि लग्नेश आप है अर्थात आप खुद। तो अगर लग्नेश, लग्न का अधिपति ही कमजोर हो जाए तो कह सकते हैं कि कुंडली एक तरह से कमजोर हो गई। तो ये एक सबसे कमजोर पक्ष है जो कि मैंने आप सभी के सम्मुख रखा और इनको हमें बल देना आवश्यक है, तभी हम इस कुंडली को आगे बढ़ा सकते हैं। धन भाव के अधिपति गुरु जाकर के बैठे हुए हैं दशम भाव में। मैंने सदैव अपने कार्यक्रम में कहा कि धनपति का संबंध दशम भाव से हो तो ऐसा जातक महाधनी होता है। भले ही गरीब परिवार में वो जन्म ले, लेकिन अपने कर्म, अपनी मेहनत के बदौलत राजा के समतुल्य अपना जीवन व्यतीत करता है। तो वो इस कुंडली में लगा हुआ है। गुरु जो बैठे हैं वृश्चिक राशि में 15 अंश पर अनुराधा नक्षत्र में वक्री होकर के बैठे हैं। इस लग्न के कारक प्लैनेट नहीं है तो इनका वक्री होना कहीं से श्रेष्ठ तो नहीं कहा जाएगा। स्वतः वो कुछ हद तक कमजोर हो जाएंगे रात का जन्म होने की वजह से। षड्बल में भी गुरु को बल नहीं मिलेगा, लेकिन 15 अंश पर होना और दशम भाव के कारक होते हैं। ठीक है, हमको जितनी गुरु की आवश्यकता है करियर वगैरह के दृष्टिकोण से वो इस कुंडली में प्राप्त हो जाएगा। कुछ उपाय करके हम थोड़ा सा इनको एनहांस और कर लेंगे। तो धन की स्थिति इस कुंडली में मैं ठीक देख रहा हूं। पराक्रम भाव के अधिपति मंगल बन जाते हैं, जाकर के सप्तम भाव में बैठे हैं। बढ़िया है, व्यक्ति पराक्रमी होगा। पत्नी के आने के बाद में व्यक्ति का पराक्रम और ज्यादा निखर के सामने आता है। चतुर्थ भाव के अधिपति शुक्र चतुर्थ भाव में ही बैठे हैं, जो कि मालव्य नामक महापुरुष योग का निर्माण करते हुए, लेकिन 2 अंश पर होने की वजह से वो मृत अवस्था में है। हालांकि जैसा कि मैंने देखा कि षड्बल में शुक्र को बल मिल पा रहा है, नवमांश कुंडली में वो मित्र के घर में बैठे हैं, गुरु की दृष्टि से दृष्ट है तो दृग्बल भी उनको प्राप्त हो रहा है। लेकिन मृत अवस्था में शुक्र का होना, षड्बल में बल है मानते हैं, लेकिन मृत अवस्था में शुक्र का होना मालव्य योगों के प्रभाव में कमी लाएगा। ये तो शुक्र दिग्बली भी है, तभी उनको दृग्बल भी जो क्या बोलते स्थान का बल प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद मृत अवस्था में होने की वजह से जो शुक्र का प्रभाव व्यक्ति को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो 2 कारक प्लैनेट हमने देखा कि शुक्र जो कि चतुर्थेश और भाग्येश होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, लेकिन मृत अवस्था में, और लग्नेश का भी मृत अवस्था में होना, कहीं ना कहीं कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छे होने के बावजूद ग्रहों को वो बलाबल नहीं प्राप्त हो पा रहा है जिसकी हमको आवश्यकता है। तो ये मैंने बताया। चतुर्थ भाव में सूर्य भी बैठे हैं, जो कि जातक के घर का माहौल थोड़ा सा कलहपूर्ण करेंगे। इन सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना, हालांकि शनि 0 अंश पर है और सूर्य 22 अंश पर है तो दृष्टि का प्रभाव उतना नहीं, लेकिन फिर भी जो देखने में आ रहा है कि सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना, पहले भी कई बार बताया है, व्यक्ति को जीवन काल में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता। जितना वो चाहता है, जितना वो करता है, उसको क्रेडिट नहीं मिल पाता। शुक्र पर शनि की दृष्टि का पड़ना भी कहीं ना कहीं शुक्र को कमजोर कर रहा है और व्यक्ति को चारित्रिक रूप से सदैव मजबूत रहना चाहिए। अगर चरित्र बिगड़ा तो स्थिति बिगड़ सकती है। पंचम भाव के अधिपति बुध जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, इसको मैं अच्छा समझता हूं। बुध का वक्री होना आपकी कुंडली में बढ़िया है और व्यक्ति अपने सुख सुविधाओं को पाने के लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल सदैव करता रहता है। षष्ठ भाव के अधिपति कॉम्पिटिशन भाव के अधिपति जाकर के बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। षष्ठेश का अष्टम भाव में जाना यो तो विपरीत योग हुआ, परंतु लग्नेश कमजोर होने की वजह से जो लाभ मिलना चाहिए विपरीत योग का वो नहीं मिल पाएगा। तो लग्नेश को जागृत करेंगे तब विपरीत योग का फायदा मिलेगा। विपरीत योग में संघर्ष बढ़ता जरूर है, लेकिन संघर्ष से व्यक्ति निकल करके एक
राजयोग का वहां निर्माण करता है, जिसको हम विपरीत राजयोग के नाम से जानते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे, शनि की सीधी सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, विष योग, जातक मानसिक रूप से बहुत ज्यादा अशांत हो। अष्टम भाव से चंद्रमा का संबंध होने की वजह से ऐसा व्यक्ति कफ जन्य रोग, शीत जन्य रोग से सदैव ही जल्दी ग्रसित हो जाता है। तो ये इस कुंडली में देखने में आता है। सप्तम भाव के अधिपति जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, चतुर्थेश के साथ में। हालांकि वो सूर्य है, तो सप्तमेश का चतुर्थ भाव में जाना तो ठीक है, केंद्र का मालिक होकर केंद्र में गया है, लेकिन घर में कलह की स्थिति उत्पन्न करेगा। साथ ही साथ ये शनि की दृष्टि से दृष्ट होने की वजह से घर में कलह की स्थिति, विवाह में विलंब होना। सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं तो व्यक्ति को मांगलिक बनाएंगे, तो विवाह में परेशानी, दाम्पत्य जीवन में व्यक्ति की परेशानी देखने में आएगी। इसका एक ही उपाय है कि आप जन्म कुंडली मिला के विवाह करें। चंद्र कुंडली से भी देखा जाए तो मंगल 12वें स्थान में आ रहे हैं, तो आप चंद्र लग्न और जन्म लग्न दोनों से मांगलिक हैं। सप्तम पति स्वतः सूर्य बन जाते हैं, और गुरु का संबंध सप्तम भाव से किसी प्रकार से नहीं पड़ रहा। सप्तमेश पर गुरु की दृष्टि है, परंतु कुंडली मिला करके विवाह करना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। तो जब भी आपका विवाह कुंडली मिलाकर ही हो, बिना कुंडली मिलाए विवाह करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी देखने में मिलेगी। अष्टम भाव के अधिपति बुध बनते हैं, बुध को अष्टमेश का दोष नहीं होगा, क्योंकि पंचमेश जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। जातक खोजी प्रवृत्ति का, रिसर्चर, रिसर्च करने में, प्रैक्टिकल करने में ऐसे लोगों को ज्यादा मजा आता है, तो वो इनके साथ में स्थिति होगी। भाग्य भाव के अधिपति शुक्र मालव्य योग लगा करके बैठे हुए हैं, तो भाग्य का साथ है, तो परंतु मृत अवस्था में होने की वजह से भाग्य का उतना साथ इनको नहीं मिल पा रहा। दशम भाव के अधिपति मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं, अच्छा होता है। ये व्यक्ति व्यापार करना चाहे तो व्यापार में भी सफलता मिल जाती है, और करियर में भी अच्छा, क्योंकि दशम से दशम है ना ये भाव, तो उस भाव के अधिपति सप्तम भाव में जाकर के बैठे हैं। दशम भाव के अधिपति सप्तम भाव में जाकर के बैठे हैं, तो ये हुआ तो श्रेष्ठ, लेकिन दाम्पत्य जीवन में मैंने देखा, अक्सर मेरे अनुभव में आया कि परेशानी होती है, क्योंकि ऐसे लोग या तो अपने कार्यक्षेत्र को घर ले आते हैं या घर को कार्यक्षेत्र में लेकर के चले जाते हैं, तो परेशानी होती है। जहां पर भी आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स होगी, वहां परेशानी होगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लाभ भाव के अधिपति दशम भाव में बैठे हैं, बढ़िया। इस कुंडली में लाभ की स्थिति अच्छी देखता हूं मैं, लाभ को लेकर के कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। और व्यय भाव के अधिपति शनि ही बन जाते हैं, लग्नेश को व्ययेश का दोष नहीं होगा, लेकिन व्यय भाव का फल तो वो देंगे, तो व्ययेश का जाकर के धन भाव में बैठना इस बात की सूचना है कि ऐसा व्यक्ति धन तो अर्जित करेगा, मैंने ऑलरेडी महाधनी योग यहां सिद्ध किया, लेकिन धन का संचयन थोड़ा सा कमजोर है, और कहीं ना कहीं व्यय जो है वो आपके वो ज्यादा होंगे। हालांकि व्ययेश पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जो कि एक प्लस पॉइंट है, तो मैं ये नहीं समझता कि गलत जगह पर आपका धन जो है वो व्यय होगा, परंतु शुक्र पर शनि की दृष्टि है, तो चारित्रिक पतन, चरित्र की कमजोरी होने की वजह से कहीं ना कहीं गलत जगह पर धन का व्यय हो सकता है। राहु की दृष्टि लग्न पर है, तो कंफ्यूजन में व्यक्ति आकर के, भ्रम में व्यक्ति आकर के अपने धन का गलत उपयोग कर सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके धन की जो व्यय की गति है वो सदैव अच्छे कर्मों में हो, और अच्छी जगह पर ही आपका जो धन है वो व्यय हो। तो ये था एक पॉइंट यहाँ पे छूटा। कन्या राशि, कन्या राशि को वर्तमान समय में शनि की पनौती चल रही है। बहुत से लोग शनि की पनौती के बारे में जानते होंगे, और बहुत से लोग जो है वो शनि की पनौती के बारे में नहीं जानते होंगे। तो मैं शनि की पनौती के बारे में 2 शब्द यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जब भी गोचर में आपकी राशि से शनि पंचम भाव में संचरण कर रहे होते हैं, उस गोचर काल को हम शनि की पनौती कहते हैं। वर्तमान समय में शनिदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, तो कन्या राशि को शनि की पनौती लगी। क्यों? क्योंकि कन्या यानी कि 6 नंबर की राशि और मकर यानी कि 10 नंबर की राशि, तो 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि 5वें भाव में शनि का संचरण इनकी राशि से हो रहा है, अर्थात कन्या राशि वालों को शनि की पनौती चल रही है। चंद्रमा शनि से दृष्ट है, आमने सामने का सीधा सीधा दृष्टि संबंध, और चंद्रमा का अष्टम भाव में पाप कर्तरी योग में जाकर के बैठना शनि की पनौती आपको कष्ट देगी। इसके पहले भी आपने शनि की ढैया देखी, उसके पहले भी आपने 7.5 देखी, तो जो पिछला समय है, मैं अक्सर कहा करता हूं कि 13-14 साल का समय परेशानी का कारण बनता है। शनि की 7.5 और शनि की ढैया में उतनी परेशानी नहीं आती जितनी की शनि की पनौती में परेशानी आती है। शास्त्र कहता है घर छूटे परिवार छूटे और स्थिति बिगड़े तो संसार छूटे, तो ये स्थिति यहाँ पे आती है, यानी कि बहुत ज्यादा कष्ट शनि की पनौती में देखने में आता है, स्पेशली जब चंद्रमा का संबंध सीधे सीधे शनि से, और चंद्रमा यहाँ पर कमजोर है अष्टम भाव में होने की वजह से। हालांकि चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं होता, लेकिन त्रिक भाव में है, पाप कर्तरी योग में होने की वजह से परेशानी यहाँ पर देखने में आती है। तो यह है, तो कहीं ना कहीं आपने अनुभव किया होगा कि जो समय है वो ठीक नहीं जा रहा। महादशा को देखा जाए तो राहु में बुध का अंतर चल रहा है, राहु ऑलरेडी सिद्ध किया अच्छी स्थिति में, राहु में बुध का अंतर जो कि पंचमेश है, तो वो भी ठीक है, राहु में बुध का अंतर, लेकिन राहु से गिनेंगे तो बुध 8वें स्थान में आ रहे हैं, तो राहु और बुध में 6वें 8वें का संबंध है, जो कि कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनेगा।
और राहु में बुध का अंतर रिजल्ट तो करना चाहिए, परंतु पनौती और 6वें 8वें षडाष्टक योग होने की वजह से बहुत ज्यादा रिजल्ट आपको राहु में बुध में नहीं मिल पाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो समय अभी ठीक आपका नहीं चल रहा है इस कुंडली के हिसाब से, और 2 कारक प्लैनेट का कमजोर अवस्था में होना थोड़ा सा परेशानी का कारण बन जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इनके प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि इनका मैंने बताया कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। 1995 का बर्थ है, तो मैं समझता हूँ कि हो गया होगा, समय हो चुका होगा, 3-3.5 साल हो चुके होंगे इनके ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। हम इनके प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न उन्होंने बहुत सारे दिए हुए हैं, तो मैंने अभी खुद भी प्रश्न नहीं देखे हैं, आप ही के साथ मैं प्रश्न पढ़ता चलता हूँ और हम इन प्रश्नों का जवाब इनकी कुंडली में तलाशने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया है, मैं 1.5 साल एज ए टेक्निकल हेल्पर नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वर्क काम किया था दिसंबर 2016 से जनवरी 2018 तक, और तब से लेके अब तक मैं बेरोजगार हूँ करीब 3.6 साल से, तो ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, इन्होंने 2016 के दिसंबर से जनवरी 2018 तक जॉब किया था, जो कि टेक्निकल हेल्पर का जॉब था, जो कि नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वर्क था। इन्होंने इंजीनियरिंग करी है, बट इंजीनियरिंग के क्षेत्र से संबंधित इनका काम नहीं था, और ये 3.5 साल से लगभग ऊपर हो गया ये बेरोजगार है। तो इन्होंने पूछा है कि ऐसा क्यों हुआ। आपकी कुंडली में दशम भाव के अधिपति सप्तम भाव में बैठे हैं, दशम भाव मजबूत है, लाभेश दशम भाव में बैठे हैं, दशम भाव मजबूत है, परंतु कारण वही आ जाता है शनि की बनौती का होना। शनि की बनौती चलने की वजह से आपको इन्होंने कार्य क्षेत्र में परेशानी दी। शनि आजीविका के कारक हैं, शनि अष्टम भाव में बैठे हैं बुध के घर में, तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में परेशानी आना, नौकरी ना मिल पाने की स्थिति यहाँ पर हुई, और इंजीनियरिंग करने के बाद में भी, इतनी अच्छी डिग्री लेने के बाद भी आप बेरोजगार रहे, तो यही एक सबसे बड़ा कारण मुझे देखने में आता है। महादशाओं को देखा जाए तो आपने लिखा है 2018 तक किया, यानी कि जनवरी 2018 से आपके पास में जॉब नहीं है। और आपकी जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो राहु में शनि का अंतर आपको चला है अगस्त 2020 तक, और फिर बुध आए हैं, तो राहु में शनि का अंतर, यहाँ भी षडाष्टक योग बन रहा है। और अक्सर मैंने अपने कार्यक्रमों में कहा कि पापा ग्रह की महादशा में पापा ग्रह का अंतर श्रेष्ठ फल प्रदाता नहीं बनता। लग्नेश कमजोर है, संघर्ष हो गया जीविकोपार्जन में, और समय भी आपके पक्ष में नहीं था, तो यही एक कारण था। 3-4 कारण थे जिस वजह से आपको नौकरी में परेशानी आई, या नौकरी आपके पास नहीं है, या आजीविका का कोई स्रोत आपके पास में नहीं है। तो देखते हैं, उपाय बताऊंगा मैं आपको, उनको करिएगा। मैंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स किया है, तो क्या मैं आईटी इंडस्ट्री में जॉब करूं, ये क्या गोवा या बैंगलोर में तो सफलता मिलेगी? आपकी कुंडली में देखा जाए तो टेक्निकल काम आप कह रहे हैं, बुध को देखा जाता है टेक्नोलॉजी के लिए, और मंगल और शनि को देखा जाता है। शनि तो हालांकि कमजोर है, लेकिन आपने सॉफ्टवेयर से संबंधित किया, तो शनि का उतना रोल नहीं, बुध का मेनली रोल है। बुध 19 अंश पर बैठे हुए हैं, देखा जाए तो चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा इस कुंडली में षष्ठेश होते हैं, और देखा जाए तो षड्वन में शुक्र बुध के पास में बल आ रहा है, और नवमांश कुंडली में भी बुध अपने ही घर में स्वग्रही होकर के बैठे हैं। आप टेक्निकल लाइन में आगे बढ़ सकते हो, टेक्निकल लाइन आपके लिए बेहतर है, और आप बिल्कुल टेक्निकल लाइन में ही अपना करियर बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर आप, आईटी इंडस्ट्री में अगर आप काम करना चाहते तो है आपकी कुंडली में वो योग आप कर सकते हैं। बात रहती है गोवा या बैंगलोर में तो सफलता मिलेगी। आपकी कुंडली में देखा जाए तो लग्नपति जाकर के धन में, स्वदेशपति स्वदेश में, विदेशपति धन में, और परमानेंट विदेशपति स्वदेश में बैठे। जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। आपके जन्मस्थान से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाइए। करवर कर्नाटका से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो जगह आती हैं, उस जगह पर जाकर के आप अपना आजीविका का साधन ढूंढ सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की सिटीज में आपकी कुंडली में अच्छे लाभ और अच्छे धन की स्थिति में देखता हूं, तो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होकर के जॉब ढूंढ सकते हैं। आपकी कुंडली में जो जॉब लगने का योग मुझे दिखाई पड़ता है, राहु में बुध, आप टेक्निकल लाइन में ही जॉब ढूंढ रहे हैं। मैं समझता हूं कि 19 नवंबर 2021, जो कि अभी परसों ही निकला है, आपकी कुंडली में जॉब लगने का प्रबल योग है। और गुरु का गोचर जो 20 नवंबर से शुरू हुआ, कन्या राशि 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये तो कहीं ना कहीं परेशानी है, लेकिन गुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है कन्या राशि में होने की। कन्या राशि से अगर देखें तो कुंभ राशि में है गुरु अभी, और आपके दशम भाव को देखेंगे अगर आपकी चंद्र कुंडली का निर्माण कर लिया जाए तो गोचर से नौकरी मिलने का योग प्रबल अभी चल रहा है। नवंबर से ही शुरू हो गया है। जनवरी 2022 राहु भी ठीक है, गुरु भी ठीक है, तो जॉब लगने का योग मैं समझता हूं कि अक्टूबर तक है। नवंबर 2021 से अक्टूबर 2022 के बीच में जॉब लगने का योग है। और अगर आप प्रयास करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं, अपने आप को रिलोकेट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हालांकि बुध स्वदेश भाव में बैठे हैं, लेकिन वो अष्टमेश भी है। अष्टम भाव परमानेंट विदेश को दर्शाता है, तो आप चाहें तो बाहर जा सकते हैं, और है आपकी कुंडली में योग बाहर जाकर के नौकरी लेने का। एक चीज यहाँ पर और आ जाती है, ज्योतिष मार्तंड का जो सूत्र मैं अक्सर आप लोगों को बताया करता हूं कि
प्रोफेशन में, करियर में आपकी नाम राशि का चिंतन होना चाहिए। उसके हिसाब से अगर आप जानना चाहते हैं कि कुछ शहर के नाम जो कि आपकी कुंडली से बनते हैं, जहां पर जाकर के आप अच्छा लाभ हासिल कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको संपर्क करके अपना जो सिटी प्रेडिक्शन की जो फाइल होती है वो आपको बनवानी होगी। तो अगर आप वो बनवाना चाहें तो वो बनवा सकते हैं। बाकी दिशा की बात रही तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं तो आपकी कुंडली में धन लाभ का योग मैं अच्छा देखता हूँ, तो आप ये कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर देख रहा हूं मैंने करीब 15 स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम दिया है इस साल। तो क्या गवर्नमेंट जॉब में सफलता मिलेगी? सरकारी नौकरी का भी उन्होंने प्रयास पूछा है। कंपटीशन भाव के मालिक चंद्रमा जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, विपरीत योग लगाकर के सूर्य को देखा जाए तो 22 अंश पे कुमार अवस्था में, षड्वर में ठीक ठाक है, नवमांश में जल तत्वीय राशि में बैठे हैं, लेकिन लग्नपति कमजोर है और मनुष्यगण का होना कहीं ना कहीं चाहते हैं कमजोर है। एग्जाम आपने दिए तो है, ठीक है, परंतु परफॉर्मेंस आपका कैसा रहा है, बिना आपके परफॉर्मेंस को जाने मैं कुछ प्रेडिक्शन यहाँ पे प्रॉपर वे में नहीं दे पाऊंगा। सूर्य दशम में कारक होते हैं, चतुर्थ में बैठे कुछ बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं करते। ये कालपुरुष की कुंडली बनाएंगे तो कर्क राशि में सूर्य कुछ बहुत ज्यादा अग्नि तत्व का प्लैनेट है और जल तत्व की राशि में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता। नवमांश में भी जाकर के देखा जाए तो वो बैठे हुए हैं आपके जल तत्व की राशि में, तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में तो परेशानी है। इस कुंडली में राहु की महादशा में बुध का अंतर, अगर रिजल्ट आए हैं जुलाई 2021 के बाद में योग था इस कुंडली में सरकारी नौकरी का, जनवरी तक देख लीजिए, जनवरी तक रिजल्ट आता है तो होने की संभावनाएं हैं, हालांकि कमजोर है। और प्राइवेट सेक्टर की तरफ आपको अभी बढ़ना होगा क्योंकि समय ठीक नहीं है। पनौती अपना काम करेगी, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि का पड़ना, नो डाउट तैयारी आपकी अच्छी होगी, रिसर्च करके आपने पढ़ाई करी होगी, चीजों को समझ के आपने पढ़ाई करी होगी, बट एग्जाम हॉल में जाकर के कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में कमी आएगी, ये मैं जानता हूं। अगर आप सामने होते अभी तो आप इस बात को एग्री करते कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद कहीं ना कहीं नर्वसनेस का हो जाना, या आते हुए भी जो चीज आपको बनी वो आप परफॉर्म नहीं कर पाए, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि का प्रभाव है। तो मेनली आप प्रयास करिए, देते रहिए एग्जाम। अभी एज है आपकी, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा सरकारी नौकरी मिलने में, प्राइवेट की तरफ ही आपको प्रयास करना चाहिए। रिलोकेशन का सोचिए, बाहर जाने का प्रयास है आपका, जा सकते हैं आप नॉर्थ ईस्ट में। जैसे आपको पता है मेरे शुक्र 0 अंश का है, लेकिन वो मालव्य महापुरुष योग बना रहा है। कोई ऐसा उपाय जिससे मुझे मालव्य योग का पूर्ण सुख मिले? मालव्य योग के बारे में हमने डिस्कशन किया, 0 अंश पर नहीं है, 2 अंश 46 कला पर है, कृतिका नक्षत्र में बैठे हुए हैं जो कि सूर्य का नक्षत्र, और सूर्य इस कुंडली में सप्तमेश होते हैं, तो सप्तमेश के नक्षत्र में शुक्र का होना ठीक समझता हूं मैं। सूर्य के नक्षत्र में होना जरूर थोड़ा सा इनको कमजोर कर देता है और अंश बल से वो कमजोर है, तो मालव्य योग का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अंत में कुछ उपाय आपको बताऊंगा जिसको की करके आप अपने शुक्र को बल दे सकते हैं। 5वां प्रश्न का है, क्या मैंने एक्टिंग की फील्ड में काम करने के लिए अगर मुंबई जाऊं तो सफलता मिलेगी क्या? क्योंकि मैं डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छा करता हूं। देखिए, अब आपने इंजीनियरिंग करी है, आप एक तरफ गवर्नमेंट जॉब पूछ रहे हैं, आपने प्राइवेट सेक्टर भी पूछा और आप एक्टिंग, तो आप बहुत जगह भटके हुए हैं। राहु की दृष्टि लग्न पर है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को भ्रमित करती है। मैंने ऑलरेडी सिद्ध किया कि लग्न राहु के नक्षत्र में भ्रम व्यक्ति के व्यक्तित्व में आ जाता है, कंफ्यूजन व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा देखने में आते हैं, तो ये कंफ्यूजन ही है। आप भटकिए मत। शुक्र दिग्बली जरूर है लेकिन अंश बल से कमजोर है, तो क्यों आप एक्टिंग की फील्ड में जाएंगे? वैसे भी आज के समय में नेपोटिज्म बहुत ज्यादा होता है, एकमात्र कोर्स कर लेना या टैलेंट आपके अंदर बहुत ज्यादा हो और आप एक्टिंग की फील्ड में चले जाएं, थोड़ा सा मैं मुश्किल देखता हूं। लग्न पर मंगल की दृष्टि है, उग्रता थोड़ी सी ज्यादा, क्रोध की अधिकता होगी। एक्टिंग की तरफ जाने का मत सोचिए, शुक्र 0 अंश पर है, बहुत ज्यादा वहां पे मतलब परेशानी होगी। सूर्य पर शनि की दृष्टि, एक्टिंग में भी तो रिकॉग्निशन चाहिए ना, रिकॉग्निशन प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, तो क्यों आप जाना चाहते हैं? ज्यादा भटकिए नहीं। सॉफ्टवेयर लाइन आपके लिए ठीक है, सॉफ्टवेयर लाइन की तरफ जाइए, एक्टिंग वगैरह इत्यादि का ख्याल अपने मन से हटा दीजिए। पनौती भी चल रही है, बहुत सारे ऑप्शंस खोजेंगे तो भटक जाएंगे, एक जगह आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी। राहु के नक्षत्र में आपका लग्न है, ऑलरेडी व्यक्तित्व में भ्रम बहुत ज्यादा है, पर्सनैलिटी में कंफ्यूजन है, इसको छोड़िए। मेडिटेशन और प्राणायाम किया करिए, भगवान की आराधना, कुछ उपाय बताता हूं ताकि आपका मन थोड़ा सा जो है वो स्थिर हो सके, इनको करिए। इस फील्ड में सफलता मिलेगी बताया, सॉफ्टवेयर फील्ड में, टेक्निकल लाइन में ही आपको अच्छी सफलता है। और अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो षड्बल में आपकी कुंडली में देखा जाए तो मंगल सबसे ज्यादा अत्यधिक बलवान प्लैनेट है और मंगल का क्षेत्र डिफेंस में भी आप ट्राई कर सकते हैं, हालांकि अभी समय आपका ठीक नहीं है। राहु में बुध का अंतर है, बैंकिंग का एग्जाम दिया है तो बैंकिंग में सफलता के योग है, प्राइवेट बैंकिंग नहीं तो सॉफ्टवेयर लाइन आपके लिए श्रेष्ठ है। सॉफ्टवेयर लाइन में ही आगे बढ़िए, फ्यूचर में जाकर आगे देखेंगे स्थिति बनेगी तो आपसे व्यापार भी कराया जा सकता है, परंतु अभी आप सॉफ्टवेयर लाइन में ही आगे बढ़िए क्योंकि पनौती है, राहु वगैरह का प्रॉब्लम अभी चल रहा है आपके साथ में, तो अभी आप सीधा सीधा व्यापार में नहीं, सॉफ्टवेयर लाइन में ही आगे बढ़िए। रिलोकेशन कर लीजिए, वहां जाकर के नौकरी ढूंढिए, नौकरी मिलने का योग इस कुंडली में अच्छा दिखता है। विवाह का योग कब है और लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? आपकी कुंडली में देखा जाए तो सप्तम भावपति चतुर्थ भाव में बैठे पंचमेश के साथ युति बना करके, तो पंचमेश और सप्तमेश की युति प्रेम विवाह को दर्शाती है, परंतु प्रेम भाव के अधिपति जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे जो कि अपने से 12वें चले गए। चौथा भाव छल कपट का है। लव रिलेशनशिप अगर आपका है
तो कहीं ना कहीं उसमें ब्रेकअप की स्थिति मुझे दिखाई पड़ती है। और देखा जाए तो प्रेम भाव पर राहु की दृष्टि का पड़ना, प्रेम भाव के अधिपति बुध जो है वक्री होकर बैठे हैं शनि की दृष्टि से दृष्ट, तो भाव और भावपति पीड़ित हुए, प्रेम के कारक शुक्र पर शनि की दृष्टि का पड़ना, प्रेम विवाह में परेशानी है। मुझे थोड़ा सा दिक्कत दिखाई पड़ता है, अगर आपका लव रिलेशनशिप या कुछ इस तरह की स्थिति रही है, वहां पर परेशानी का कारण दिख रहा है, या हो सकता है कि ब्रेकअप आपका ऑलरेडी हो चुका और राहु की महादशा पनौती ने अपना काम किया हो। तो लव मैरिज का योग पंचमेश और सप्तमेश की युति से बनता तो जरूर है, परंतु पंचमेश का चतुर्थ में होना मैं लव मैरिज की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करूंगा, और अरेंज मैरिज की तरफ आपकी कुंडली जाती है। आपने पूछा विवाह का योग कब है, 95 का आपका जन्म है, राहु में शुक्र का अंतर आपको शुरू होगा मार्च 2024 के बाद से, और जल्द से जल्द अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो 2022 के मध्य के बाद में, जब गुरु का परिवर्तन मीन राशि में होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जब सप्तम भाव में आपकी राशि से गुरु संचरण करेंगे तो विवाह का योग बनेगा। उस समय पे देखा जाए 2022 में तो आपकी कुंडली में गुरु आएंगे। जून 2022 के बाद इस कुंडली में विवाह का योग है, अगर आप बहुत जल्दी करना चाहते हैं तो। और अगर कोई इस तरह की जल्दबाजी नहीं है तो आपकी कुंडली में मार्च 2024 के बाद में विवाह का योग है, जहां पर आपको विवाह करना चाहिए। ऑलरेडी सिद्ध किया कि कुंडली मिलाकर के विवाह करेंगे तो दाम्पत्य सुखमय रहेगा। अतः विलंब होता है चलेगा, विलंब से कोई परेशानी नहीं। शुक्र पत्नी के कारक है, जिन पर शनि की दृष्टि है, सप्तमेश पर शनि की दृष्टि है। विवाह आपका ऑलरेडी थोड़ा सा विलंब, थोड़ा डिले के साथ में दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके बाद में भी मैं आपसे कह रहा हूं कि कुंडली मिलाकर के विवाह करिए। 2 साल 3 साल विलंब होता है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुंडली मिलाकर के आपका विवाह होना चाहिए, क्योंकि दाम्पत्य में परेशानी यहाँ पे दिखाई पड़ती है। मैरिड लाइफ कैसी होगी और पत्नी कैसी होगी, क्योंकि मैं मांगलिक हूं, मुझे डर लग रहा है कि विवाह के लिए भी संघर्ष करना पड़े। ऑलरेडी सिद्ध किया इस बात को भी कि मैरिड लाइफ में अगर बिना कुंडली मिलाए विवाह करते हैं तो परेशानी जाएगी। पत्नी का स्वभाव देखा जाए तो उग्र होगा, मंगल भी वहां पर बैठे हैं, लेकिन मैनेजमेंट करने में आपकी पत्नी श्रेष्ठ होंगी, लेकिन उग्र स्वभाव होगा, थोड़ी सी एरोगेंट हो सकती है, डोमिनेटिंग आपके ऊपर अपनी चलाने वाली हो सकती है, लेकिन आप भी कुंभ लग्न के हैं, बैलेंस कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, इसमें कहीं मैं कोई परेशानी नहीं देखता हूं। लेकिन अगर कुंडली नहीं मिलाई गई तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी, और जो आपने लाइन लिखी है विवाह के लिए संघर्ष, तो वो करना पड़ सकता है। तो कुंडली मिला के विवाह करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। शुक्र कमजोर है, पत्नी के कारक है, षड्बल में बल है, परंतु मृत अवस्था में है। कुंडली मिलाकर के विवाह हो, संतान भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि संतान भाव पे नहीं है, तो बहुत अच्छे से कुंडली मिला लीजिए। पत्नी की कुंडली में संतान की स्थिति बेहतर होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रख के ही आप विवाह की तरफ आगे बढ़िएगा। शनिदेव 0 अंश है, कोई उपाय बताओ, मुझे सफेद बाल की प्रॉब्लम भी है। विवाह हो गया, शनिदेव 0 अंश पर नहीं, हाँ 0 अंश पर है, इसके लिए मैं आपको एट लास्ट बता दूंगा। सफेद बाल की परेशानी, लग्न जो कि आपके सर को दर्शाता है, लग्न राहु के नक्षत्र में है, लग्न पर राहु की दृष्टि का पड़ना, मंगल की दृष्टि का पड़ना, और देखा जाए तो आपकी कुंडली में शुक्र थोड़ा सा कमजोर अवस्था में हो गए हैं, तो सफेद बाल की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं रहने वाली है, अभी परेशानी रहेगी इससे। चंद्रमा भी आपके अष्टम भाव में है, डॉक्टर्स की देखरेख में रहिए, यानी कि डॉक्टर कंसल्टेशन लीजिए, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, ये अक्सर कम उम्र में आजकल परेशानी जा रही है। लग्न थोड़ा सा पापक ग्रह के संबंध में है तो सफेद बाल की परेशानी आ गई है, लग्नपति कमजोर है, उस भाव का अधिपति कमजोर है, तो सफेद बाल की परेशानी आपको हो गई है। डॉक्टर से मिल लीजिए, उम्र कम है, ठीक हो जाएगा। होम्योपैथ में अगर देखें तो ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है, तो डॉक्टर्स बताएंगे इस विषय में ज्यादा। सफेद बाल की जो समस्या है वो आपकी कुंडली में दिखती है, शनिदेव के लिए मैं उपाय आपको अंत में बता दूंगा। शीघ्र विवाह का उपाय बताएं, क्योंकि मुझे किसी ने कहा है कि मेरा भाग्योदय विवाह उपरांत ही होगा। भाग्य भाव के अधिपति जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं सप्तमेश के साथ में। हालांकि ऐसा कोई डायरेक्टली योग नहीं बनता जिससे कहा जाए कि विवाह के बाद ही आपका भाग्योदय होगा, विवाह उपरांत होगा, ऐसा मुझे नहीं समझ में आता। हाँ, सप्तमेश और भाग्येश की युति होने की वजह से, सप्तमेश और भाग्येश की युति होने की वजह से कहा होगा किसी ने आपको कि विवाह के बाद भाग्योदय है। ऐसा मैं नहीं कहता कि अति शीघ्र आपको करना है, आप करना चाहते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं, पत्नी का भी थोड़ा भाग्य तो आपको मिलेगा। विवाह के लिए चाहते हैं उपाय अंत में आपको बता दूंगा मैं। अगर किसी वजह से बिजनेस करना पड़े तो किस चीज का बिजनेस करूं, फिर मन में एक भटकाओ। अभी बिजनेस का समय नहीं है, बिजनेस करना चाहते हैं तो 2024 से 2027 के बाद में करिएगा। किस चीज का करें देख लेते हैं। लग्न सूर्य और चंद्रमा में सूर्य सबसे अधिक बली, सूर्य से 10 घर आगे जाने पर शनि की राशि, शनि बैठे चंद्रमा के घर में। लिक्विड से संबंधित व्यापार आप कर सकते हैं, चावल या दूध इत्यादि से संबंधित आप व्यापार कर सकते हैं। मंगल षड्बल में अधिक बली है, व्यापार भाव में बैठे हैं, वहां हालांकि नीच राशि में, लेकिन फिर भी मंगल के पास में बल है, षड्बल में बल है, तो आप मंगल से संबंधित लाइजनिंग दलाली का व्यापार कर सकते हैं। कमीशन से संबंधित, सर्जरी मटेरियल से संबंधित व्यापार आप कर सकते हैं। गुड़ का व्यापार, शहद का व्यापार भी आप कर सकते हैं। लकड़ी का व्यापार भी इस कुंडली में कुछ हद तक बनता है। और देखा जाए तो सर्जरी मटेरियल्स मैंने बता दिया, तो यही कुछ व्यापार हैं जिनसे संबंधित आप चाहें तो व्यापार कर सकते हैं, परंतु अभी व्यापार का समय नहीं है।
2024 राहु में शुक्र आएंगे तब, या राहु में सूर्य आने दीजिए, उसके बाद में व्यापार की तरफ आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर होगा। मैं कौन सा रत्न धारण करूं? आपकी कुंडली में शनि मृत अवस्था में और शुक्र मृत अवस्था में, तो इनके रत्न की तरफ मैं आपको नहीं भेजूंगा। बात आती है बुध की, तो बुध का एकमात्र रत्न आप पन्ना धारण करिए। बुध का रत्न धारण करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आजीवन के लिए बुध का रत्न धारण करिए। चाहें तो बुध का रत्न आप हमसे मंगा सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी के साथ में आपके पते पर आपको कुरियर कर दिया जाएगा। तो रत्न से संबंधित अगर आप चाहते हैं, अगर आप हमसे लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके रत्न की बुकिंग कर सकते हैं। मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, क्योंकि अब तक स्ट्रगल ही किया है बहुत। देखिए, पनौती को निकलने दीजिए। 28 अप्रैल 2022 में शनि का परिवर्तन होगा, जो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन वक्री होकर के वापस आएंगे। जनवरी 2023 तक आप समझ के चलिए कि आपको पनौती अभी परेशान करने वाली है। जनवरी 2023 के बाद से स्थिति में सुधार है। राहु में शुक्र का अंतर आएगा मार्च 2024 के बाद से, जहां पे स्थिति सुधरेगी। संघर्ष है इस कुंडली में, क्योंकि लग्नेश कमजोर है और शुक्र कमजोर है। शुक्र मृत होने की वजह से जो सुख सुविधाएं भोग ऐश्वर्य लाइफ में होना चाहिए वो कमजोर हो जाता है। उपाय बताऊंगा, उनको करिएगा। धन की स्थिति आगे कैसी रहेगी, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम कब तक मिलेगी? ऑलरेडी सिद्ध किया, खर्चे ज्यादा होंगे। धन भाव के अधिपति दशम भाव में बैठे, धन की स्थिति अच्छी है। लाभेश जाकर के दशम में बैठे, धन की स्थिति अच्छी है। फाइनेंशियल फ्रीडम का भी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। 2024 से 2027 के बाद में थोड़ी सी स्थिति में ठीक होते हुए देखता हूं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम जो है, जो धन की स्थिति में सुधार है, 24-27 के आसपास, अभी 4 से 5 साल का समय लगेगा। कुंभ लग्न विलंब होगा, स्थिर लग्न विलंब होगा थोड़ा। जिंदगी में 3.5 साल से अकेलापन बढ़ गया। कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, सिर्फ घर में बैठा रहता हूँ। कोई ट्रैवलिंग भी नहीं हो पाती, ऐसा लगता है रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहा हूँ। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि का पड़ना और कुंभ लग्न, थोड़ी सी एक दार्शनिकता या कहो कि अकेले रहने की वो आ जाती है। पनौती भी चल रही है, चंद्रमा पर शनि का प्रभाव है, थोड़ा सा अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, अकेले रहते हैं, अकेले बैठे रहते हैं। राहु की महादशा भी ये कुछ कारण है जिस वजह से आप अकेले रहते हैं। मित्र वगैरह का सहयोग नहीं है। मित्र भाव में सूर्य बैठे हैं, तो मित्र भाव के अधिपति मृत हैं, तो हो जाता है थोड़ा सा। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आपका करियर सेट होगा, जिस दिन आपकी स्थिति अच्छी होगी, जिस दिन आप कुछ कर पाएंगे, जिस दिन समाज में आपका वर्चस्व होगा, उस दिन सभी मित्र आपके पीछे आ जाएंगे। जो बुरे समय पे आपके साथ में नहीं है, वो ऑलरेडी आपके मित्र नहीं है। तो इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा। अकेले रहने से मैं कहीं कोई परेशानी नहीं समझता हूँ। अच्छी बात है, आप अकेले हैं। आपको इस उम्र में ही समाज का, दुनिया का नॉलेज हो गया है कि किस तरह के लोग होते हैं, किस किस तरह के लोग मिलेंगे। आगे जब और संघर्ष आएंगे तो आप उनको सहने के लिए मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके का आप समझ लीजिए कि प्रकृति आपकी एक्सरसाइज ही करा रही है। समय जो आपको दे दिया है, आगे बहुत सी चीजें, पूजा पाठ और उपाय, इतने ही कुछ इनके प्रश्न थे। बहुत सारे प्रश्न थे जो कि इसके पहले कुंडलियां आई तो नहीं होते, परंतु कोई बात नहीं है। परेशान है तो प्रश्न ज्यादा होना स्वाभाविक दिखाई पड़ता है। रत्न परामर्श मैंने आपको दिया। शनि के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हनुमान जी की आराधना, नित्य 7 पाठ हनुमान चालीसा का, 3 पाठ बजरंग बाण का करना शुरू करिए। या आप एक काम करिए, 3 पाठ हनुमान चालीसा का करिए, 1 पाठ बजरंग बाण का करिए। शनिवार के दिन 7 पाठ हनुमान चालीसा का किया करिए। हनुमान जी के मंदिर में नित्य रोज दर्शन करने के लिए चाहिए। 3 उपाय। शनि का मंत्र मैं आपको लिख करके भेज दूंगा। शनि के मंत्र का रोज 1 माला जाप करना शुरू करिए शनि को बल देने के लिए। नीले वस्त्रों को अधिक से अधिक धारण करिए। श्रमिक की सहायता करिए। भिखारियों को तला हुआ पकवान जो होता है, जैसे कि जलेबी, पकोड़ा, शनिवार के दिन बांटा करिए। इससे आपके शनि ठीक हो जाएंगे। इस उपाय से आपके शनि को बल मिल जाएगा। एक लोहे का छल्ला बनवा करके राइट हैंड की मिडिल फिंगर में आप धारण कर सकते हैं। यह भी आपके शनि को बल देने में सक्षम है। गणेश जी आपके इष्ट देवता बनते हैं। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः इस मंत्र का रोज 1 माला, संभव हो तो 3 माला जाप करना शुरू करिए। बुधवार के बुधवार हो सके तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। यह आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। पन्ना आप धारण कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। शुक्र को बल देने के लिए एक चांदी का छल्ला बनवा लीजिए। लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर में आपको चांदी का छल्ला धारण करना है शुक्रवार के दिन सुबह 7 बजे के पहले। यह भी आपके शुक्र को बल देने में मददगार साबित होगा। जो लोहे का छल्ला बताया वो शनिवार के दिन आप धारण करेंगे। लक्ष्मी जी की आराधना, श्री सूक्त का पाठ करना शुरू करिए घी का दिया जला करके। संभव हो तो रोज, नहीं तो शुक्रवार के दिन। सूर्य को जल, आप मेरे कार्यक्रम देखते हैं, देख ही रहे होंगे। सूर्य को जल दीजिए। सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना परेशानी का कारण बनता है, तो सूर्य को जल दीजिए। पिता है तो पिता का सम्मान, नहीं तो पिता की तरह जो लोग हैं उनका सम्मान किया करिए। किसी भी बुजुर्ग का अपमान आपके द्वारा ना हो। गुरुवार के दिन अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए और नित्य प्रतिदिन हनुमान जी या गणेश जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए चाहिए। ये कुछ उपाय थे जो कि आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी मैं समझता हूँ। संभव हो तो गणेश जी का मंत्र, क्योंकि राहु की महादशा है, ओम गंगणपते नमः
324 बार यानी कि 3 माला आप जाप करिए। राहु की महादशा है, लाजवर्त धारण करिए। लाजवर्त धारण करने से आपको फायदा मिलेगा। जब तक राहु की महादशा है, शनि का छल्ला छोड़ दीजिए और जो आप बनवाएंगे लाजवर्त, चांदी की अंगूठी में आप बनवा करके शनिवार के दिन लाजवर्त को धारण कर सकते हैं सुबह 7 बजे के पहले। पन्ना के साथ ही अगर लेना चाहे लाजवर्त तो आप हमसे भी ले सकते हैं, वो भी आपको कुरियर के माध्यम से भेजा जा सकता है अगर आप लेना चाहें तो। एक त्रिलोह का कड़ा बनवा लीजिए। सोना, चांदी और तांबा को मिलाकर त्रिलोह का कड़ा बनता है। उसको राइट हैंड की रिस्ट में जिस तरह से मैंने पहना हुआ है आप पहन सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। स्त्रियों का सम्मान किया करिए। सफेद वस्त्र को अधिक से अधिक धारण करिए। शुक्रवार के दिन 3 प्रकार का अनाज मिलाकर के कबूतरों को खाने को दीजिए। बुधवार के दिन हरे मूंग कबूतरों को या पक्षियों को डाला करिए। इतने उपाय हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। इतने उपायों को अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ महसूस होगा। समय लगेगा, समय अभी ठीक नहीं है तो विलंब इस कुंडली में है तो विलंब होगा। बात आती है इष्ट देवता की, तो गणेश जी आपके इष्ट देवता हैं, ऑलरेडी बताया। गणेश जी की आराधना करिए। गणेश जी को अपना आराध्य बना लीजिए। अत्यधिक आराधना अगर आपने गणेश जी की करी तो जीवन काल में पलटने की या पीछे मुड़कर के देखने की जरूरत मैं नहीं समझता कि आपको पड़ेगी। तो गणेश जी की आराधना ये आपको करनी है, आजीवन करनी है। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्न इस कुंडली से संबंधित आशीष जी के थे। काफी परेशान थे ये, सभी प्रश्नों का हमने यहाँ पर उत्तर किया। इसके साथ में अगर कोई पॉइंट यहाँ पर मेरे द्वारा छूट गया हो जो कि आप बताना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अगर आप भी इनके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ मोटिवेटिंग, जिसको पढ़ के इनको अच्छा महसूस हो, या कुछ इस कुंडली से संबंधित या कुछ उपाय जो आप बताना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वागत है आपका। और वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं, आप में से जो भी दर्शक इसी तरह से अपनी जन्म कुंडली का बृहत वीडियो विश्लेषण, फुल हॉरोस्कोप वीडियो एनालिसिस कराना चाहते हैं जिस तरह से मैंने आशीष जी की कुंडली का किया, तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपना बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः एक नए वीडियो को लेकर के मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।